आज पढ़ेंगे नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कविता का शब्दार्थ निम्न प्रकार है। शिकस्त का अर्थ है दयनीय और भीत का अर्थ है भीतर या दीवार। अकाल और उसके बाद कविता 1952 में रचित एक आशावादी चेतना से युक्त अत्यंत लघु कविता है, जिसमें नागार्जुन ने अकाल की मार्मिक स्थिति तथा अकाल समाप्त होने की खुशियों के संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत किए हैं। यह कविता अपने सार तत्व में समाजवादी यथार्थवाद के मूल्यों को धारण करती है। हालांकि कुछ प्रगतिवादियों ने इस कविता पर विचारधारा से विचलित होने के आक्षेप भी लगाए हैं। वस्तुतः यह कविता इस बात का प्रमाण है कि नागार्जुन समाजवाद की चेतना को स्वीकारते हैं, किंतु उसकी यांत्रिकता से नहीं बंधते। अकाल और उसके बाद की कविता भूख की स्थिति के वर्णन की कविता है। नागार्जुन स्पष्टतः मानते हैं कि मनुष्य की सारी चेतना, सारे विचार और विचारधाराएं तभी जन्म लेती हैं जब उसका पेट भरा होता है। भूखे पेट न तो ईश्वर का भजन होता है और न ही विचारधाराओं का निर्माण। यह कविता अपने आरंभिक अर्धांश में भूख के प्रभावों को व्यक्त करती है। कविता की सुंदरता इसमें है कि यहाँ जो भूख दिखती है वह सिर्फ मनुष्य की नहीं है, बल्कि उसके साथ पर्यावरण में शामिल अन्य प्राणियों की भी है। प्रकृति यहाँ सिर्फ उद्दीपन विभाव के रूप में या वातावरण निर्माण के लिए नहीं आई है, अपितु मानव और विभिन्न प्राणियों के साझे दुख यहाँ दिखाए गए हैं। यहाँ छायावाद की सुकोमल या सुकुमार प्रकृति नहीं है, अपितु वह प्रकृति है जो ग्रामीण जीवन में सक्रिय भाग लेती है। छायावाद की दृष्टि में यह वर्णन अकाव्योचित लग सकता है, किंतु सहजता की दृष्टि से यही प्रकृति वास्तविक लगती है। यहाँ प्रकृति लाई गई वस्तु नहीं है, यहाँ तो वो प्रकृति उपस्थित है जो जीवन में सचमुच विद्यमान है। छिपकलियाँ भूखी हैं, इसलिए दीवार पर गश्त लगा रही हैं। कौवा भोजन की उम्मीद में है, इसलिए पंख खुजला रहा है। और इस कविता में प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वह है कानी कुतिया। यह शब्द जो कानी कुतिया शब्द है, इसका प्रयोग ही उदात्त और सुरुचि संपन्न अभिजात्य वर्ग को अकाव्योचित और भदेश प्रतीत होता है। किंतु नागार्जुन न सिर्फ इस कुतिया की भूख को देखते हैं,
बल्कि उसकी विकलांगता के प्रति संवेदनशील नजरिया भी रखते हैं। नागार्जुन की दृष्टि अकाल वर्णन में सिर्फ मानवेतर जगत तक ही जिस संवेदना के साथ पहुंची है वह उन्हें विशिष्ट बना देती है। यह सिर्फ मानव जगत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी दृष्टि मानवेतर जगत तक भी गई है, जो उन्हें अन्य कवियों से एकदम अलग कर देती है। अकाल और उसके बाद कविता यदि अपने आरंभिक अर्धांश में भूख का वर्णन करती है, तो दूसरे अर्धांश में पेट भरने की संभावना का चित्रण भी इसमें दिखाई देता है। जहाँ नागार्जुन लिखते हैं कि दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद, तो यहाँ पेट भरने की संभावना का चित्रण स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ स्पष्ट है कि जीवन को समझने का जो नागार्जुन जी का नजरिया है वह भौतिकवादी है। जब तक पेट खाली है तब तक चेतना लुप्त है, किंतु जैसे ही दाने घर के अंदर आ गए हैं वैसे ही घर भर की आंखें चमक उठी हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि मानव की चेतन स्थितियां भौतिक स्थितियों की उप उत्पादक होती हैं। अकाल का मूल कारण उत्पादन की कमी नहीं है, बल्कि वितरण मूलक अन्याय है। इसका वास्तविक समाधान मुक्त बाजार तथा काला बाजारी की उस संरचना को तोड़ना है जो गरीबों के लिए अकाल पैदा करके अमीरों की तिजोरी भरती है। किंतु इस कविता में कुछ दाने आ जाने से इतनी अधिक प्रसन्नता दिखाई गई है कि क्रांति की संभावनाएं धूमिल पड़ने लग गई हैं। लेकिन नागार्जुन का जो दृष्टिकोण है वह कुछ भिन्न है। वे किसी विचारधारा से बंधकर कविताएं नहीं लिखते हैं। उनका एक प्रसिद्ध कथन भी है कि क्या है दक्षिण क्या है वाम, जनता को रोटी से काम। तो अकाल और उसके बाद की कविता जो नागार्जुन ने लिखी है वह किसी विचारधारा से बंधकर नहीं लिखी है। अकाल और उसके बाद की संवेदना में एक विशेषता यह भी है कि यहाँ जो जड़ और चेतन के सभी अंतर समाप्त हो गए हैं वह इस कविता को विशिष्ट बना देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है में बताया भी है कि सबसे बड़े कवि वे होते हैं जिसकी संवेदना मानव क्षेत्र या मानवेतर प्राणियों तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि संपूर्ण चराचर प्रकृति उनकी संवेदनशीलता में शामिल होती है। यह कविता 8 पंक्तियों में सिर्फ एक पंक्ति में मनुष्य को संबोधित करती है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में। जब नागार्जुन लिखते हैं कि चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, शेष पंक्तियों में 4 पंक्तियां मानवेतर प्राणियों को समर्पित की गई हैं। 2 में अकाल व दाने आने की सूचना दी गई है और एक पंक्ति में जो कविता की पहली पंक्ति है उसमें जड़ वस्तुओं को भी उसी संवेदना से देखा गया है जिससे विभिन्न कवि प्रकृति का मानवीकरण करते रहे हैं। चूल्हे और चक्की पर मानवीय संवेदनाओं का आरोपण करना एक ऐसी विशेषता है जो नागार्जुन को अन्य कवियों की कतार से एकदम अलग कर देती है। कविता के शिल्प पक्ष के विषय में यदि हम चर्चा करें तो यह कविता अपने शिल्प के स्तर पर भी उतनी ही विशिष्ट है जितनी कि संवेदना के स्तर पर। नंबर 1 हम इसमें भाषा के विषय में चर्चा करते हैं। नंबर 1 भाषा। नागार्जुन की इस कविता में अभिधा का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है।
चूल्हा रोया और चक्की की उदासी जैसे प्रसंगों में लक्षणा का प्रयोग है, तो शेष अधिकांश पंक्तियों में व्यंजना का प्रयोग है। छिपकलियों की गश्त इत्यादि में लोक भाषा के मुहावरों का सुंदर प्रयोग भी विद्यमान है। जैसे उदाहरण के लिए शिकस्त होना बिहार का प्रसिद्ध मुहावरा है। चूल्हे का रोना और चक्की की उदासी ये अवध क्षेत्र के लोक प्रचलित प्रयोग हैं। काव्य रूप नंबर 2, हम काव्य रूप के विषय में बात करते हैं। इस कविता के काव्य रूप का निर्धारण करना कठिन है। अपने वाह्य विधान में यह गीतात्मक दिखाई देती है, क्योंकि संक्षिप्तता, गेयता और एकान्विति जैसे गुण इसमें विद्यमान है, किंतु गीत की तरह इसमें निजता का संप्रेक्षण नहीं है, अपितु भूख और अकाल के वस्तुपरक यथार्थ की प्रस्तुति है। कहा जा सकता है कि यह वस्तुपरक यथार्थ पर आधारित लघु कविता है। नंबर 3, बिंब के विषय में चर्चा करते हैं हम। यह कविता नई कविता के दौर में लिखी गई, जब कविता में बिंबों को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। नागार्जुन नई कविता से तो नहीं जुड़े, किंतु इस कविता में जो बिंबों का प्रयोग है वह गजब का है। 8 पंक्तियां लोक जीवन के सहज बिंबों के क्रमिक चित्रों के समान हैं, जिन्हें एक साथ पढ़ने से किसी चलचित्र को देख लेने जैसा अनुभव होता है। नंबर 4, प्रतीक। कविता में प्रतीकों की उपस्थिति भी है, किंतु ये प्रतीक लोक जीवन के हैं, न कि वैयक्तिक जीवन के। धुएं का आंगन के ऊपर उठना, कौवे का पंख खुजलाना जैसे प्रतीक अर्थ में बाधक नहीं है, बल्कि अर्थ संप्रेक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। नंबर 5, लय। पहली 4 पंक्तियां के जो आरंभिक अर्धांश है, इसमें कई दिनों तक की आवृत्ति है और अंतिम 4 में कई दिनों के बाद की आवृत्ति। इस आवृत्ति के कारण न सिर्फ कविता का प्रवाह बढ़ा है, बल्कि लोकगीतों की सहजता भी सत पाई है। तो कुल मिलाकर अकाल और उसके बाद कविता अपने आकारगत लघुता के बावजूद अपने प्रभाव में अत्यंत विराट कविता है। जीवन के सहज सत्य को व्यंजनाओं तथा बिंबों से भरी अत्यंत सीधी भाषा में नागार्जुन ने इस तरह पिरो दिया कि अकाल और उसके बाद उनके जीवन काल में ही क्लासिक कविता का दर्जा पाने में सफल रही। तो ये थी नागार्जुन की लघु कविता अकाल और उसके